तो वंस अगेन दुपेश सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम जुड़ रहे हैं एंड आपके साथ में जितने भी हमारे जो दर्शक हैं उन सभी से मैं माफी मांगता हूं कि बीच में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थे, थोड़े से पर्सनल, थोड़ा सा मैं पर्सनल बिजी भी हो गया था। इसके कारण ना ही मैं आपको इनवाइट कर पाया और ना ही हम इस सिलसिला को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सर, आज के जितने भी सवाल होंगे सर, एक सर, लाइक फॉर एन इंडिविजुअल क्या क्या चीजें जरूरी है लाइफ में करना, इस इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, फोकस करेंगे। लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, बट क्या क्या जरूरी है जिससे हमारा लाइफ स्टेबल हो सकता है, जिससे हमें डर नहीं होगा, खतरा नहीं होगा। इन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि सर, अगर गॉड, भगवान ही अगर हमारे एडवाइजर होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? ग्रेट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं महाभारत से कोट करना चाहूंगा। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल एक भगवान एडवाइजर थे और युद्ध जीत गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर भगवान ही स्वयं आपके अगर एडवाइजर बन गए फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस लाइफ विल बी वाह, समथिंग डिफरेंट एंड वाह, यू विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है सर, जो सर अभी नया न्यू टैक्स रिजीम आया है, तो सर पुराना वाला जो टैक्स रिजीम था वो बेटर था, या जो नया वाला जो सेक्शन 86 जो आया आया है, सर विच वन इज बेटर, पुराना वाला या नया वाला? सर इसके लिए भी मैं वही महाभारत से कोट कर रहा हूँ। जो अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में इसलिए गए थे क्योंकि उनको यकीन था कि उनका जो चाचा है, ताऊ है, कोई न कोई बचाने जरूर आएगा। लेकिन हमारा तो जन्म ही उस चक्रव्यूह के अंदर होता है। तो अगर हम पैसा नहीं बचाएंगे तो आगे कोई भी हमको बचाने नहीं आने वाला है। तो जो सरकार है उसके अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, एज ए इंडिविजुअल हमारे अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो सेक्शन 80C था, बहुत लंबे समय से चल के आ रहा था, तो उसमें क्या होता था, लोगों की कुछ बचत हो जाती थी। तो वही पुराना वाला बहुत अच्छा है। अगर आज की डेट में भी वो 1.5 लाख का 80C है, आपने अगर 10-15 साल तक कुछ पैसा बचाया तो एक तो आपका पैसा बच गया, फिर उसमें जो कंपाउंडिंग हुई आप देखेंगे बहुत बड़ा पैसा आपके लिए बन के आने वाला। तो नो डाउट 80C पुराना वाला ही बिल्कुल सही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट सर, उससे मिलता जुलता एक और सवाल है सर, पीपीएफ। पीपीएफ क्या है, इसके क्या फायदे नुकसान है, और आज के डेट में क्या हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? सर पीपीएफ बहुत पहले से चल के आ रहा है, जो वही 80C वाला था, तो लोग उसमें पीपीएफ भी किया। तो पीपीएफ बहुत पहले क्या था कि 12-15% देता था, तो उसी का चार्म आज भी है। लेकिन आज वो 7% पर आ गया है, तो चाहे आप बैंक एफडी कर लो, पीपीएफ कर लो, एक जैसा ही हो गया। तो इसका जो दूसरा जो नुकसान है, ये क्या है कि इन्फ्लेशन रिस्क है। इट इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क, वो कहीं लिखा नहीं रहेगा। बट जितने सारे फिक्स असेट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन रिस्क। उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि जितना आज की डेट में इन्फ्लेशन है उतना ही आपको रिटर्न भी आ रहा है। तो आपने जो बचत किया वो सारा का सारा इन्फ्लेशन ले जाएगा। तो ये एक उसका प्रॉब्लम है। और पीपीएफ के फायदे क्या है कि ये बहुत पहले से प्रचलित है, सब लोगों ने सुना है, आसानी से अवेलेबल है, तो ये इसके फायदे भी हो। बट अब जब से एसआईपी आया है तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। एक जगह आपको 7% मिलना है, एक जगह आपको 15% मिलना है। और हम्म। अगर आप देखोगे करीब 15-20 सालों में करीब 10-10 गुने का फर्क आ जाएगा। 10-10 गुने का फर्क। ओके, ग्रेट तो ग्रेट डबल का ग्रेट। फर्क नहीं आएगा, 10 गुने का फर्क आएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, अगला जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर, आपको बताना ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर आज तक जब जब मैं यंग था ना सर, तो मुझे किसी ने समझाया नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, और मैंने थोड़ा लेटली लिया, बट लिया जरूर। सर, पहले मुझे पता था कार इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, बट सर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस। सर, इसके थोड़ा फायदे नुकसान, कितना लेना चाहिए, कितना कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो टर्म इंश्योरेंस अभी जैसे अभी देखेंगे, रोज जितने सुबह लोग उठे, शायद शाम को सब ये वापस घर में नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली होता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो उसमें तो आदमी का बस चलता नहीं है। बट हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी को पूरी कर ले। अभी आपका एज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, हो सकता है आपको ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस की जरूरत ना हो। बट वेन एवर यू मेक अ कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट, और कोई एक मकान आपने लोन पर ले लिया, इट मे बी 50 लाख, 1 करोड़ या मोर देन दैट वन, तो दैट इज द लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होता है, आप रहे चाहे ना रहे, आपको तो चुकाना ही चुकाना है। तो उस समय आपका जो टर्म इंश्योरेंस है अति अति आवश्यक है, तो आपको वो हम्म। लेना ही चाहिए। आप सिंगल ब्रेड विनर हैं,
बाई चांस इस तरह का कोई इंसिडेंट आ गया, तो मतलब वो जो फैमिली है वो पैसे के बगैर, आपके बगैर भी रहेगा लेकिन पैसे के बगैर वो बिल्कुल डिवास्टेड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हम्म। इन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो ऐसे आदमी को वो टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और दूसरा सवाल ये होगा इसमें कि अभी कितना लेना चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स कहती है कि वो आदमी का जो एक उन्होंने बना रखी है ह्यूमन वैल्यू, तो जितना उसका ह्यूमन वैल्यू है, जितना वो उस जन्म में पैसे कमा सकता है, कम से कम उतने अमाउंट का तो लेना चाहिए। सपोज किसी आदमी का एक सैलरी सर्टेन अमाउंट है एट द एज ऑफ 30, और अगले 30 साल तक नौकरी करेगा, और ऐसा मान ले जाए कि उसी सैलरी पर नौकरी करेगा, तो उतने अमाउंट का कम से कम वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दैट इज द अनदर क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन इसमें आपने ये पूछा था कि वो फिर कौन सा लेना चाहिए। अभी मार्केट में दो तरह के टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। एक जिसमें कि वो प्रीमियम आपने जो चुकाया वो वापस मिल रहा है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा एक प्योर टर्म इंश्योरेंस आपने दिया और यू कंसीडर इट इज ए एक्सपेंसिव। तो एक तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेंस नहीं है, यू आर ट्रांसफरिंग योर ओन रिस्क टू समबडी एल्स विथ जस्ट अ हम्म। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो इट इज डोंट कंसीडर इट इज एन एक्सपेंस। और दूसरा जो ये रिटर्न इसमें वापस आता है, प्रीमियम वापस आता है, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बट क्या होगा कि इसमें जो प्रीमियम है वो बढ़ के आ जाएगा। सपोज अगर जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है वो 10,000 रुपए में अवेलेबल है, तो ये वाला आपको 15 में अवेलेबल मिलेगा। और जो पैसा है, पैसे में क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। जो आपके हाथ में आज 1 लाख अच्छा है, बजाय कि 10 साल बाद आपको वो पैसा 1 लाख मिल रहा है। भाई 10 साल में आपके खूब सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। यू कैन कन्वर्ट योर 1 लाख टूडे अमाउंट इन द करोड़ आफ्टर सम टाइम। वेरी ठीक है, तो इस तरह के एक आंसर सब क्वेश्चनों के दे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आगे जाने से पहले दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर ले। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि दुपेश सर आपकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आप चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा हो जो इसको आप कॉल करे, जो आपको सही से गाइड करे, तो यस दुपेश सर है आपके लिए। इनकी जितने भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज कॉन्टेक्ट हिम। ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू, थैंक बिकॉज इन्होंने थैंक हमें भी गाइड किया है, हमारे बहुत सारे कलीग को भी गाइड किया। तो हम सब बस इनके करता रहता है, ये जैसे बोलते हैं हम वो करते हैं। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जैसा इट इज ये बोले माय वैसा करें, लेकिन आप इनको पहले अपना रिक्वायरमेंट बताएं। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमारे शो में आ रहे हैं, हमारे साथ हमारे लोगों का भी भला करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। सर अगला जो सवाल है वहां चलते हैं। सर टर्म इंश्योरेंस के बाद सर एक और जो सर आज के डेट में मुझे लगता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड है, अब आपको बता रहा है इसके प्रोज कॉन्स, कितने का करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विच इज कॉल्ड टर्म मेडिक्लेम। प्लीज सर। बिल्कुल। तो जैसा एक कहा हुआ था कि जो जरा व्याधियां हैं वो हमेशा लगी रहेंगी। अगर हमारा एक गुड बॉडी है तो कुछ ना कुछ बीमारियां भी इसमें लगी रहती हैं। और आप जानते हैं कि जो मेडिकल जो लाइन है, जो अगर एक दवाई की भी जरूरत पड़ गई तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बाई चांस कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कैंसर, हार्ट, किडनी, बहुत ज्यादा कॉमन बीमारियां हो गई, और खर्चा तो मतलब बर्बाद कर देंगी, परिवार को बर्बाद कर देती हैं। कुछ लोगों के ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आते हैं कि मतलब दादा को हुआ था, उसका पिता का जो पूरा जिंदगी था दादा की सेवा में चला गया, वो कह रहा मेरा जो जिंदगी है वो अपने बाप की सेवा में चला जाएगा। तो सम हम्म। आर वेरी अनफॉर्चुनेट, पैसे भी नहीं होते ऐसे में। तो लेकिन जो थोड़ा सा फॉर्चुनेट हैं उनको मेडिक्लेम लेना ही चाहिए। और मेडिक्लेम में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कितने अमाउंट का लिया जाए, क्योंकि हम्म। मेडिक्लेम भी आप देखोगे जो अस्पताल के जो खर्चे हैं वो 3 या 5 साल में डबल हो रहे हैं। बहुत साल पहले तक हम केवल 2 लाख का मेडिक्लेम बेचते थे, तो तब वो 2-3 हजार रुपए का आता था, तब वो भी सब लोगों को ठीक लगता था। लेकिन अभी सब लोग 2 लाख से लेके 5 लाख पे आ गए हैं, कुछ लोग 10 लाख पे आ गए। लेकिन ये भी उतना ज्यादा कुछ समय के बाद आपको लगेगा बहुत छोटा रह गया है। तो आजकल के मेडिक्लेम में क्या होता है, सपोज आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो वो आपका सर्टेन परसेंटेज तक बढ़ के आ जाता है उसका सम एश्योर्ड। ठीक हम्म। है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज 10 लाख में अवेलेबल हैं, और कुछ साल में ही वो 70-70 लाख तक उनका सम एश्योर्ड चला जा रहा है, और अगर आपने उसमें कोई क्लेम नहीं लिया तो ऐसे भी प्रचलित है मार्केट। आई हम्म। थिंक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अगला जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर नॉमिनी विल कब कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो अपना मृत्यु से एकदम पहले काल है, लेकिन वो पता नहीं वो कब आ जाएगा। तो जब भी कोई भी एसेट आपने एक्यूमुलेट किया,
the same day one has to do the nomination and the will. नॉमिनेशन और विल में ही फर्क आएगा. नॉमिनी एक सिंपल सा वर्ड हो गया, लेकिन विल में परसेंटेज और उसको जो लीगली है उसको कम चैलेंज होंगे. नॉमिनी को तो दोनों ही चीजें कोर्ट में चैलेंज हो जाती हैं, बट विल को कम लोग चैलेंज करवाते हैं, क्योंकि और ज्यादातर क्या होगा, उसका डिसीजन भी वन वे जाएगा अगर विल किसने लिखी है. तो विल इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट. नॉमिनेशन तो कराना ही कराना है. और कुछ हमारे एक इस तरह की भावनाएं होती हैं कि मदर को इतना देना है, छोटे बच्चे को इतना देना है, बड़े को इतना देना है. वन चाइल्ड इज फिजिकली डिसेबल तो उसको कुछ ज्यादा देना है. तो ऐसा चीज है ना, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है. अ फादर कैन डिसाइड कि उसके जो इमोशन है किसके प्रति कितने हैं, मदर को कितना देना है. तो अगर विल में ऐसा सब लिख के जाए तो आई थिंक द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, देयर लाइफ विल बी मोर कंफर्टेबल, मोर इजी. ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल. सर अब अगला जो सवाल है ना सर, एक पिता के लिए सर, बच्चों का स्कूल का खर्च, बच्चों की शादी, और तीसरा अपना रिटायरमेंट. ये चाहता हूं सर कि एज ए इंडिविजुअल मी कि सर मैं कितने का सिप करूं कि ये सब चीजें आराम से हो जाए, और 60 के बाद में आराम से स्टिल आई कैन बी लाइक ओ आई एम लाइक अ बॉस. तो सर कितने का कराना चाहिए इससे? तो इसमें भी इस तरह कहावत है, सपोज हम बारिश में निकल रहे हैं और एक कागज की छाता लेके जा रहे हैं, तो आई थिंक कि पर्पस सॉल्व नहीं होगा. तो इसमें एक चीज तो ये देख सकते हैं, जैसे बच्चे को आपको बीटेक कराना है तो आज का खर्चा 15 लाख है, उसको एमबीए कराना है उसका खर्चा 10 लाख है, एमबीबीएस कराना है उसका खर्चा 50 लाख है. तो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 या 6 हजार रुपए से भी वो बात बन सकती है. लेकिन अगर वो टाइम पर कराए, पता लगा अगले साल ही अगर एमबीबीएस के 50 लाख देने, तो आई थिंक वो फिर पर्पज भी सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो इसका जो एक सिंपल आंसर है वो कि जितनी जल्दी आप उसको शुरू कर लें, भले छोटे अमाउंट शुरू कर लें. उसमें एक फैसिलिटी और भी, अभी स्टेप अप एसआईपी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, वो जो आपकी एसआईपी है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है. तो दैट इट इज कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी. तो आपका जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा. ये चीज सेम कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी आता है मैरिज में. तो आज की डेट में हम देखें कि एक जो इकोनॉमी शादी है वो 10 लाख में हो रही है, एक जो मॉडरेट शादी है वो 25 लाख में हो रही है, और जो एक लेविश शादी है वो 50 लाख से 1 करोड़ में हो रही है. तो सेम तरह का जो माइंड सेट है वो यहाँ पर भी काम करेगा. जल्दी शुरू कर लें. एक पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता रहती है कि इतना सारा कैसे हम हैंडल करें. तो जितनी जल्दी हो आप उसके नाम पे एसआईपी करें. सेम थिंग विद द रिटायरमेंट विच यू कोटेड. तो रिटायरमेंट में भी एक 25 साल का व्यक्ति अगर 10,000 रुपये भी जमा करता है एट द एज, 60 साल तो नौकरी अपनी करनी है, 50 साल में ही उसका हर महीने 1.25 लाख रुपए का इनकम शुरू हो जाएगा. अगर वो पैसे उठा के रिस्क फ्री जो आपका बैंक है या पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी रख देगा, तभी उसके 1.25 लाख रुपए हर महीने उसका इनकम आ जाएगा, और एक जो 2 करोड़ का फंड है उसके लिए बन जाएगा. लेकिन वो शुरू तो करे जल्दी, 25 साल में शुरू तो करे नहीं. बस ये 25 साल का अगर आप टाइम पीरियड, और हो सकता है बीच में अगर रोक भी दे, उसके बाद भी वो पैसा न निकाले, तो उसका जो ये क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने टाइम पे वो शुरू कर दिया है. तो अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, शुरू करें. सबसे ज्यादा ये आंसर है कि जितना भी अमाउंट हो, कुछ तो ये कैलकुलेशन होगी, बट अभी उतना अमाउंट नहीं है, कम से कम शुरू करें. 1,000-2,000 से शुरू कर लें, कुछ तो कहीं तो पहुंचेंगे. प्रॉब्लम वो है कि जो अभी घर से निकले नहीं, अगर जिन्होंने रास्ता शुरू कर लिया कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा ना सर, मंजिल पर जरूर पहुंचेगा, भले ही देर में पहुंचेगा, भले ही देर में पहुंचे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बट सर एट द एंड मैंने सब चीज सुना, बट मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे यार मैं इस सब लाइक मैं सीपीएफ को सबको बीट कर दूंगा. आई एम अ गुड, आई हैव टू मेंटेन अ गुड पोर्टफोलियो. तो सर आप ये बताएं कि हमें पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, और कैसे करना है कि हमें बेहतर रिटर्न आने वाले समय में? तो इसमें 3-4 तरह के लोग होंगे. एक तो वो व्यक्ति हैं जिनके पास इक्विटी एक भी नहीं है, 1 टके का भी नहीं है. तो इट इज ऑल्सो रिस्की कॉम्बिनेशन. तो आप जो वो रिस्क है उससे आप बच नहीं सकते हो. आपको मार्केट का रिस्क नहीं आएगा, बट आपको इन्फ्लेशन का रिस्क आएगा. योर इंटायर अमाउंट इज सब्जेक्ट टू द इन्फ्लेशन रिस्क. महंगाई आपको नहीं छोड़ेगा. तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपके पास इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. और जबकि इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है. और दूसरा, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल 10% है,
अब मार्केट अगर यहाँ से 2 फोल्ड हो गया, 4 फोल्ड हो गया, मल्टी फोल्ड हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ही नहीं आएगा उसका, क्योंकि आपने लिया ही 10% है। और तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खूब रिस्क लिया है, बोला बिल्कुल ही सातवें आसमान में पहुंचना है, तो आई थिंक ऑल्सो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज जब मार्केट वोलेटिलिटी आएगा, काफी ज्यादा मार्केट नीचे आएगा, तो उसमें आपकी नींद खराब हो जाएगी और हो सकता है आप पैनिक मार के उसको बेच दें। तो एक मॉडरेट काइंड ऑफ, जो एक सोचा समझा एक गुड वे है, वैसे आपको अपनी जो पोर्टफोलियो वैसे होना चाहिए। वेल्थ भी बढ़ना चाहिए, टैक्सेशन कम होनी चाहिए, और आपको कंफर्टेबली नींद भी आनी चाहिए। पता लगा चिंता इतनी ज्यादा होगी पोर्टफोलियो की, नींद नहीं आ रही है, तो वैसे भी हमने लोगों को देखा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने का। वाह, वेरी वेल डन सर, बहुत ही मजा आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके साथ इन डेप्थ डिस्कशन करने में। आई होप गाइस आप सभी को भी पसंद आ रहा है। जैसा कि हमने कहा था भैया, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, और जिनको सर से बातें करना उनका डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा। दुबे सर। तो एक चीज और लास्ट में रह गया, लास्ट कोट। तो सबका ये तो सब हमने बहुत सारी चीजें बोल दी, उससे टेक्निकल बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होंगी। जो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है, वो लंका के एग्जाम्पल है। भाई लंका को सोने की लंका क्यों बोला गया, और जगह तो नहीं बोला उन्होंने, लंका को ही क्यों बोला? क्योंकि लंका वासी वो एसआईपी करने के बाद सो जाते थे 14 साल के लिए। जब वो जगे तो खूब पैसा बन गया, उन्होंने उसका नाम ही लंका रख दिया। तो आपने भी वो इक्विटी लेना है, वो एसआईपी लेना है, लेकिन फिर ज्यादा वो जो वोलेटिलिटी उसे डरना नहीं है। तो जो बहुत सारी बात लोगों को ऐसी चाहिए कि हमको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। तो बेस्ट ये है कि आप जब जितने लंबे समय तक बने रहेंगे, आपको बेस्ट ही मिलता रहेगा। दिक्कत रिस्क उनको है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जिनको रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करना है, तो लंबे समय के लिए बने रहे। इंडिया हैज डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव एवरेज एज ऑफ जस्ट 29 ईयर्स। सारे एफआई आज इंडिया की ओर आ रहे हैं। कल का जो अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट का, उन्होंने बोला कि जो एप्पल है, वो अपने वहां लिख रहे हैं, वो हमेशा हमारी बुराई करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट वाले, कल लिख रहे हैं कि जो एप्पल है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो रहा है। तो इतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आइए और इस जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है इसका फायदा उठाएं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत ही मजा आया एंड आई होप सब सर, मुझे तो बहुत ही मजा आया, आई होप हमारे दर्शकों को भी मजा आया होगा सर। इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। और सर चलिए सर, इस सिलसिला को वापस कंटिन्यू करते हैं। मंगलवार यू आर द शो स्टॉपर, शुरुआत करते हैं वंस अगेन। Every Tuesday we'll try to bring something to the society, to the people, and to all of my subscribers. Sir, it's been lovely talking to you. Thank you, sir. Thank you very much for a wonderful session. थैंक यू। Thank you, sir.